महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, साथ ही उपचुनाव की भी। लेकिन ये तारीखें बताते हुए चुनाव आयोग ने आज ईवीएम पर अपना पक्ष रखा और नसीहत भी दी न्यूज़ चैनलों को, जो सबसे जल्दी की होड़ में भूल जाते हैं चुनाव के नियम और कानून। आज इन अपडेट्स पर बात करेंगे, फिर रुख करेंगे भारत और कनाडा के बीच चल रहे विवाद का, जिसमें कनाडा के कुछ पुलिसिये भी कूद पड़े हैं। उनका हिसाब किताब भी समझेंगे। उन चेहरों पर विस्तार से बात करेंगे जो इस पूरे घटनाक्रम के मुख्य किरदार हैं। इस पर कनाडा के अखबार क्या छाप रहे हैं और दुनिया भर की मीडिया क्या कह रही है, ये भी जानेंगे। और कुछ ज़रूरी सुर्खियां हैं, मसलन बहराइच में जो दंगा फसाद चल रहा है उसके बारे में जानना ज़रूरी है। दिल्ली में वक्फ बोर्ड को लेकर मीटिंग में सांसदों के बीच जो गर्मा गर्मी और बायकॉट हुआ है उसके बारे में जानना ज़रूरी है। और जानना है कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जब पाकिस्तान पहुंचे आज तो क्या हुआ। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Haier, ITIL and Sensorant K. Jugar así divertido. Sonido inmersivo. Conectados. तारीख 15 अक्टूबर दिन मंगलवार यानी आज केंद्रीय आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र के साथ साथ उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया। ये तारीखें क्या हैं? झारखंड विधानसभा का चुनाव, कुल सीटें हैं 91। पहला फेज है 13 नवंबर का और दूसरा फेज है 20 नवंबर का। ये पहले फेज में लोअर दगा से लेके और हजारीबाग तक की सीटें हैं, बिल्कुल नक्शे पे देखेंगे तो नीचे तक, और दूसरे में इसके आगे की सीटें हैं जो गोड्डा तक जाती हैं। इन दोनों फेजेस के बाद नतीजे आएंगे 23 नवंबर को। हम जानते हैं कि इस समय वहां पर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया अलायंस की सरकार चल रही, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस जैसे अलाइज हैं और भाजपा और आजसू जैसी पार्टियां विपक्षी दल में हैं। महाराष्ट्र में क्या है स्थिति? वहां के विधानसभा चुनाव होंगे 288 सीटों पर। वोट गिरेंगे 20 नवंबर को। झारखंड की तरह इसके भी नतीजे आएंगे 23 नवंबर को, यानी झारखंड में 2 फेज में चुनाव है और महाराष्ट्र में 1 फेज में। इसके अलावा देश भर में फैली 48 विधानसभाएं हैं जिन पर उपचुनाव होंगे। ये भी 2 फेज में होंगे, 13 और 20 नवंबर को। 2 लोकसभा सीटें भी हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। इन सब के नतीजे 23 को आएंगे। आप स्क्रीन पर देखिए, राज्यवार आपको लिस्ट दिख रही होगी कि किस प्रदेश में कितनी सीटें खाली हुई हैं। कुछ सीटों के खाली होने की वजह होती है विधायकों का निधन। ज़्यादातर सीटों पर वजह है लोकसभा चुनाव। अलग अलग पार्टियों से विधानसभा में जीत कर आए व्यक्ति अब लोकसभा में आ चुके हैं, इसलिए वहाँ पर उपचुनाव अवश्यंभावी है। सबसे रोचक स्थिति है यूपी की, क्योंकि यहाँ जनता आस लगाए बैठी थी कि 10 सीटों पर विधानसभा की उपचुनाव होगा, पर हुआ 9 पर। अयोध्या में लगने वाली मिल्कीपुर विधानसभा पर उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई। वजह, चुनाव आयोग ने कहा कि इस विधानसभा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका लंबित है, जिसके चलते होल्ड पर रख रहे हैं हम। दरअसल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर पर सपा से चुनाव लड़े अवधेश प्रसाद, वही अवधेश प्रसाद जो 2024 में अयोध्या से लोकसभा के सांसद चुने गए। भाजपा की तरफ से 2022 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़े बाबा गोरखनाथ। अवधेश जीते, गोरखनाथ हारे। इसके बाद बाबा गोरखनाथ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस नतीजे को चुनौती दी और इसी की वजह से आयोग ने यह फैसला किया। हालांकि शाम तक गोरखनाथ का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट से अपनी लंबित याचिका वापस लेने के लिए तैयार हूं, आयोग यहां पर चुनाव करे। पर आयोग सिर्फ बयानों पर नहीं चलता है, अभी कोर्ट का फैसला आना है। इससे इतर क्या है, सब राज्यों में वहां पर जो सत्ता नशीन पार्टियां हैं उनकी धुकधुकी बढ़ी है, क्योंकि ये एक किस्म का मिनी जनमत संग्रह हो जाता है उनकी लोकप्रियता पर, और खास तौर पर मुख्यमंत्री अपने पद को लेकर कितना स्थायी भाव महसूस कर सकते हैं इसको लेकर। हमारा वीकली पॉलिटिकल शो है नेता नगरी, जिसमें हम इसके बारे में आपसे विस्तार से बात करेंगे। लोकसभा के उपचुनाव की भी अब बात कर लेते हैं। 2 सीटों पर ऐसा होना है। पहली है केरल की वायनाड सीट, जो कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के
इस्तीफे के चलते खाली हुई। राहुल गांधी हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से भी चुने गए थे वायनाड के अलावा, और उन्होंने रायबरेली की सीट रिटेन की है। खबरें चल रही हैं कि यहां से कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। दूसरी सीट है महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट, जो कांग्रेस के सांसद वसंतराव बलवंतराव चव्हाण के निधन के बाद खाली हुई थी। वैसे एक सीट और भी है, पश्चिम बंगाल में लगने वाली बशीरहाट सीट। यहाँ के तृणमूल कांग्रेस के सांसद हाजी नूरुल इस्लाम का सितंबर 2024 में निधन हो गया था, पर यह अभी ही हुआ, इसलिए हाल फिलहाल खाली हुई सीट पर उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान नहीं हुआ है। चुनाव की तारीखों के बारे में आज बताते हुए चुनाव आयोग ने ईवीएम पर उठ रहे सवालों पर भी अपना पक्ष नए सिरे से रखा। अभी लोग पूछते हैं जब पेजर से उड़ा देते हैं तो ईवीएम को कैसे हैक नहीं कर सकते, ये भी पूछते हैं। जब कोई किसी कंट्री में पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम हैक हो जाएगी। अरे भाई, पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती। फर्स्ट लेवल चेकिंग, रैंडमाइजेशन, सेकंड रैंडमाइजेशन, स्टोरेज में रखना, स्टोरेज से बाहर निकालना, कमीशनिंग करना, कमीशनिंग के बाद वापिस स्टोरेज में रखना, फिर उसको पोलिंग डिस्पर्सल के दिन ले जाना, फिर उसको बूथ पे पहुंचाना, बूथ पे पूरा दिन वोटिंग कराना, फिर सील करना, फिर वापस स्टोरेज में रखना, फिर काउंटिंग के दिन निकालना, फिर पूरे दिन दिखाना। इसमें हर समय पर पॉलिटिकल पार्टी या उस कैंडिडेट या उसका एजेंट मौजूद रहते हैं। जब मशीन में कमीशनिंग होती है उस दिन उसमें बैटरी डाली जाती है। इसके अलावा आयोग ने एग्जिट पोल और चुनावी नतीजों पर न्यूज चैनलों को जरूरी नसीहत दी। पिछले कुछ इलेक्शन से दो तीन चीजें एक साथ हो रही हैं, अगर हम उसको पूरे कैनवस को एक साथ देखें तो, और ये सबके लिए समझना जरूरी है। पहले एक एग्जिट पोल आता है जिसकी हम उसको गवर्न नहीं करते, जो एस्टेब्लिश्ड रिजीम है, स्टैट्यूटरी एंड जुडिशियल रिजीम, उसमें हम उसको गवर्न नहीं करते। लेकिन एक खुद के आत्मचिंतन की जरूरत जरूर है कि वो उसका सैंपल साइज क्या था, उसका सर्वे कहाँ हुआ, उसका रिजल्ट कैसे आया। अगर मैं उस रिजल्ट से मैच नहीं किया तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं कोई डिस्क्लोजर्स हैं कि नहीं है, ये सब देखने की जरूरत है बहुत सख्त। अब चुनाव की बात कह रहे हैं तो जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं उनके कुछ अपडेट जान लेते हैं। पहले महाराष्ट्र का हाल। सत्तारूढ़ महायुति पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर लगभग सहमति बन गई है, ये कहा जा रहा है। इस महायुति में कौन है? भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट, और शिवसेना से तात्पर्य एकनाथ शिंदे गुट से है। नवभारत टाइम्स अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 288 सीटों में भाजपा के पास 155, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास 85 और एनसीपी के पास 50 सीटें आ सकती हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। हम जानते हैं कि बीते दिन अमित शाह ने यहाँ पर मीटिंग ली थी, जिसमें जेपी नड्डा, देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत बावनकुले, ये वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सारे नेता मौजूद थे। और सबसे ज़्यादा चर्चा इस पर हुई थी कि सैकड़ा के पार जो हमारे सत्तारूढ़ विधायक हैं और 8-10 जो निर्दलीय हमारे साथ हैं, उनकी सीटों पर क्या किया जाए। पर अभी चर्चाओं का दौर ही चल रहा है। दूसरी खबर ये है इस चुनाव में जा रहे राज्य महाराष्ट्र से कि बीते दिन एकनाथ शिंदे सरकार ने मुंबई के भीतर के सभी टोल्स फ्री करने का ऐलान किया था, और आज चुनाव के ऐलान से कुछ ही घंटे पहले दिवाली के बोनस का भी ऐलान किया। अब दूसरे खेमे में क्या हो रहा है? महाविकास अघाड़ी, ये विपक्षी खेमा है जिसको एमवीए कहते हैं। इसमें कांग्रेस है, शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट है और एनसीपी का शरद पवार गुट है। यहाँ पर भी एक मोटा माटी सीटों का फॉर्मूला फ्लोट किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस 100 से 110, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 100 से 110 और शरद पवार की एनसीपी लगभग 80 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इस मामले को और समझने के लिए कि सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा क्या है मुंबई में, हमने पत्रकारों से बात की। बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार गुट का लगभग अब सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो चुका है। बीजेपी 160 सीटों पर लड़ना चाहती है, तो वही एकनाथ शिंदे की शिवसेना 80 से 90 सीटें मांग रही है, और अजित पवार गुट जो है वो 60 से 70 सीटों पर अड़ा हुआ है। अब इसमें कुछ सीटें ऐसी है, कम से कम 35 से 40 सीटें ऐसी है जिस पर सहमति नहीं बन पा रही है, और जिसको लेकर लगातार बैठकों का सत्र शुरू है। कल ही दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई,
कल फिर एक बार महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता दिल्ली जाने वाले खबर आ रही है। अब अगले 2 या 4 दिनों में ये सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होगा और महायुति का सीटों का बंटवारा जो है वो घोषित किया जाएगा। तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी की बात करें तो यहाँ पर भी पेच अभी तक फंसा हुआ है। लगभग 50 से 55 जगहों पर जहां पर सहमति नहीं बन पा रही है। लगभग शिवसेना युबिट यानी ठाकरे गुट जो है वो यहाँ पर 100 से ज्यादा सीटें लड़ना चाहता है। उतनी ही सीटें कांग्रेस दावा कर रहा है। तो वही 80 से 90 सीटें शरद पवार गुट लड़ना चाहता है। तो अब देखना है, उनकी भी 11 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें वो घोषित करने वाले थे सीटों का बंटवारा, लेकिन अब तक नहीं कर पाए हैं। आने वाले दिनों में अब कैसे ये पेच सुलझेगा ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। महाराष्ट्र से जुड़ी एक और खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने चेकअप के लिए सीने से संबंधित बीमारियों के, हार्ट से संबंधित बीमारियों के लिए टू बी प्रिसाइज, तो खबर बनी कि उद्धव ठाकरे की तबीयत कैसी है। इस पर उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आपकी शुभकामनाओं के साथ सब ठीक है, ये काम करने और लोगों की सेवा करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। खबरें चल रही थी कि उनकी एंजियोग्राफी हुई है। ये एक स्वास्थ्य संबंधी जांच होती है दिल की दुरुस्तगी मापने के लिए। हम सब जानते हैं कि उद्धव ठाकरे का एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, यानी उनके धमनियों में जो ब्लॉकेज थे उसको दूर करने का जो जतन है वो हो चुका है कुछ बरस पहले। बहरहाल अब रुख करते हैं महाराष्ट्र से झारखंड का। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग पर गंभीर इल्जाम लगाए। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा, बीजेपी नेताओं को एक दिन पहले ही चुनाव की तारीखों की जानकारी मिल गई थी। उन्होंने आयोग को कठपुतली भी कहा। आज इलेक्शन का घोषणा होना है और इसकी जानकारी कल ही भाजपा नेताओं को हो जाती है। बहुत गंभीर विषय है। क्या भाजपा नेताओं के इशारे पर आयोग काम करता है? हेमंता विश्व शर्मा जी का एक बाइट है कल, उन्होंने बोलते बोलते ये बोल दिया कि कल तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी। बड़ा अजीब लगता है। इस कदर किसी आयोग को कठपुतली बना के रखना गंभीर बात। राजनीतिक बहसबाजी है, अब ये 23 नवंबर तक भरपूर चलेगी। हम चलते हैं, पर एक जानकारी और, आ गए हैं चुनाव तो आ गए हैं लल्लन टॉप के जियाली रिपोर्टर, जो कि अब आपको मैदान पर नए सिरे से नजर आएंगे। झारखंड और महाराष्ट्र के लिए हमारी टीमों ने कमर कस ली है। यदि आप भी हमारी चुनाव यात्राओं के साथ जुड़ना चाहते हैं, वॉलंटियर के तौर पर जुड़ना चाहते हैं, या आपको लगता है एक वोटर और लल्लन टॉप के दर्शक के तौर पर कि हमारे इलाके में बहुत दिलचस्प चुनाव है, ज़रूरी आना चाहिए, तो हमको मेल लिखिए ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें। आने के लिए हमारा पता है chunav@lallantop.com। इस मेल पर आप अपनी बात कहेंगे हिंदी या अंग्रेजी में तो हम तक पहुंचेगी। महाराष्ट्र के दोस्त मराठी भाषा में भी अपनी बात लिख सकते हैं। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। अब भारत कनाडा विवाद की खबर की तरफ चलते हैं, लेकिन सबसे पहले इससे जुड़े ताज़ा अपडेट्स। 14 अक्टूबर इस दिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने भारत सरकार के सरकारी अधिकारियों पर कनाडा में रहकर खुफिया जानकारी जुटाने, टारगेटेड किलिंग और कनाडा के नागरिकों को धमकाने और हिंसा में शामिल होने के गंभीर आरोप लगाए। This weekend, Canadian officials took an extraordinary step. They met with Indian officials to share RCMP evidence which concluded 6 agents of the Government of India are persons of interest in criminal activities. And despite repeated requests to the Government of India, it has decided not to cooperate. We will never tolerate the involvement of a foreign government threatening and killing Canadian citizens on Canadian soil. ट्रूडो ने यह भी कहा कि भारत से उन्होंने सहयोग देने का आग्रह किया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। फिर उन्होंने कनाडा मौजूद 6 भारतीय राजनयिकों से कहा कि वो देश छोड़ दें। कनाडा के पुलिस कमिश्नर माइक दुहमे ने भी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, कनाडा में मौजूद भारतीय राजनयिक और अधिकारियों ने पद का गलत इस्तेमाल कर गुप्त तरीके से भारत सरकार के लिए जानकारियां जुटाई। इसके लिए उन्होंने एजेंट्स का इस्तेमाल किया। कुछ एजेंट्स को भारत सरकार के साथ काम करने के लिए धमकाया गया, दबाव बनाया गया। इधर भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की। सबसे पहले भारत में मौजूद कनाडा उच्चायुक्त को समन जारी किया गया।
बयान में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, कनाडा द्वारा लगाए गए इल्जाम किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं। भारत ने भी कनाडा के टॉप 6 अधिकारियों को कहा, सामान बांधकर निकल लीजिए। 19 अक्टूबर की रात 11:59 तक ये सब जवाबी कार्रवाइयां चल रही हैं। पर इस स्तर का विवाद हुआ क्यों, ये समझने के लिए हमें 1 साल पहले जाना होगा। 18 जून 2023 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया इलाके में खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कनाडा ने इल्जाम भारत के सर मढ़ा और अब 13 अक्टूबर 2024 को कनाडा ने भारत को चिट्ठी भेजी, जिसमें कहा कि वहां पर मौजूद हमारे हाई कमिश्नर संजय वर्मा और अन्य डिप्लोमेट को कनाडा की सरकार पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मान रही है। अंग्रेजी का शब्द है। मामला क्या है? संकेत यह कि निज्जर की हत्या में इन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है, यानी ये आरोपी हैं। 14 अक्टूबर को जब ये हुआ तो हमने बताया कि फिर भारत ने क्या कार्रवाई की और कनाडा ने और वहां के प्रधानमंत्री ने क्या बयान दिए, पुलिस के अधिकारियों ने क्या इल्जाम लगाए। पर इन आरोपों में कुछ लच्छे वहां के अखबारों ने भी जोड़े। जैसे टोरंटो स्टार की खबर के मुताबिक कनाडा में मौजूद भारतीय अधिकारी कुछ कनाडाई नागरिकों के मूवमेंट और कामधाम के बारे में भारत में मौजूद रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये हमारी विदेशों में काम करने वाली खुफिया एजेंसी है रॉ, इसके अधिकारियों को जानकारी पहुंचा रहे थे। टोरंटो स्टार में पत्रकार टोंडा मैकचार्ल्स की लिखी खबर में कहा गया, भारत में जानकारियां आखिर में जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की गैंग तक पहुंचाई गई। फिर वहां से ये जानकारियां कनाडा में मौजूद लोगों तक पहुंची जो भारत के एजेंट हैं। ये लोग कनाडा के लोगों को धमकी देने और उनकी हत्या करने के काम में संलिप्त हैं। खबर में यह भी दावा किया गया कि कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी RCMP के लोग भारत जाकर सबूत शेयर करना चाहते थे, लेकिन भारत की सरकार ने उन्हें वीजा देने से मना कर दिया। इसके अलावा ग्लोब एंड मेल में छपी खबर में कहा गया कि भारतीय अधिकारियों के खुफिया जानकारी जुटाने से जुड़े सबूत भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और गृह मंत्री अमित शाह के साथ शेयर किए गए थे, लेकिन उन्होंने आरोपों को सीधे खारिज कर दिया। अखबार वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है, रॉ में मौजूद एक सीनियर अधिकारी ने कनाडा में खुफिया ऑपरेशन और सिख अलगाववादियों पर अटैक की अनुमति दी थी। इसके अलावा कुछ और मीटिंग्स की खबरें भी सामने आई। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक बीते एक हफ्ते में भारत के अधिकारियों की अमेरिका और कनाडा के खुफिया अधिकारियों के साथ एकाधिक मीटिंग हुई। इसमें कनाडा ने तो अपना पुराना राग अलापा, लेकिन अमेरिका क्यों शामिल हुआ? क्योंकि अमेरिका ने भी इल्जाम लगाया कि भारतीय अधिकारियों ने वहां पर रह रहे खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश की। उनके लिए खालिस्तानी नेता, हमारी सरजमी के लिए आतंकवादी। आप देख रहे होंगे कि भारत से जुड़े कई लोगों का इस पूरे मामले में जिक्र आ रहा है। अधिकारियों की बात हमने की, अब इस केस के कुछ अहम किरदारों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हरदीप सिंह निज्जर, खालिस्तान समर्थक आतंकवादी। उसने अलगाववादी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF की नींव रखी। पंजाब में इसने आतंकवाद बढ़ाया, टारगेटेड किलिंग की, इसीलिए इस पर देश में प्रतिबंध लगाया गया और इसे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया। निज्जर 1997 में इंडिया छोड़कर कनाडा गया था और 2020 में उसे भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित किया। 2023 में उस पर 23 लाख का इनाम घोषित हुआ और इस साल उसकी हत्या हो गई। न जाने किसने कर दी। सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खा दुनके। सुक्खा खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला का राइट हैंड माना जाता है। ये डल्ला जून में मारे गए हरदीप निज्जर का दोस्त है। सुक्खा NIA की वांटेड लिस्ट में शामिल था। आरोप था कि वो कनाडा में बैठकर भारत में अपने गुर्गों के जरिए रंगदारी का, उगाही का काम करता था, हथियारों की स्मगलिंग भी। 20 सितंबर 2023 को न जाने किसने सुक्खा की भी सर में गोली दागकर हत्या कर दी। फिर बाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, उसने जिम्मेदारी ली। गैंग की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाई गई जिसमें कहा गया, सुक्खा का हाथ गुरलाल बराड़, विक्की में दुखेड़ा और संदीप नंगल अंबिया के मर्डर में था, इसलिए बदला लिया गया है। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट अखबार दावा करता है कि सुक्खा की मौत के लिए भी भारत सरकार जिम्मेदार है। दूसरा नाम गुरपतवंत सिंह पन्नू। पन्नू पंजाब के अमृतसर के गांव खानकोट का रहने वाला है। उसने शुरुआती पढ़ाई के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन किया, फिर न्यूयॉर्क के टूरो लॉ कॉलेज से मास्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्ड से MBA की डिग्री। फिर वो कनाडा चला गया, खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़ा, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से मिल गया। 2007 में अपना संगठन बनाया, सिख फॉर जस्टिस। एजेंडा सिखों के लिए अलग देश की मांग। कनाडा और अमेरिका में परस्पर रहना और आना जाना करता है। 2020 में भारत सरकार ने उसे आतंकवादी घोषित किया। नवंबर 2023 में ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर छापी कि भारत की सरकार ने एक समय उसकी हत्या करवाने की साजिश रची। दिन तारीख का जिक्र नहीं, भारत ने आरोप खारिज कर दिए। अगला नाम निखिल गुप्ता। पन्नू के मर्डर अटेम्प्ट वाले केस में अधिकारियों ने अमेरिका की अदालत में एक आरोप पत्र दाखिल किया। कहा, पन्नू का मर्डर करने के लिए निखिल गुप्ता नाम के व्यक्ति ने ही लोकल शूटर्स को हायर किया। इसके लिए $1 लाख यानी लगभग 83 लाख रुपए में डील हुई। निखिल ने पन्नू की सारी जानकारी शूटर को दी, लेकिन निखिल से एक गलती हो गई। उसे पता नहीं था कि उसने जिसे हायर किया वो कोई शूटर नहीं, अमेरिका की नशे से डील करने वाली एजेंसी यानी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन DEA का खुफिया एजेंट था।
19 जून 2023 को निखिल ने शूटर को पन्नू की फोटो दी और 20 जून को निखिल को अमेरिकी अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। चेक रिपब्लिक में हत्या की साजिश करने का केस चल रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड खबर के मुताबिक 15 अक्टूबर को भारत से एक जांच कमेटी वाशिंगटन के लिए रवाना हुई। ये कमेटी यहां पर निखिल गुप्ता पर अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए आरोपों की जांच करेगी। अगला नाम CC1। जी, ये नाम नहीं है, ये उस व्यक्ति का कोड वर्ड है जिसने निखिल गुप्ता को पन्नू का मर्डर करने के लिए सारी जानकारी कथित तौर पर जुटाकर दी। इल्जाम लगा रही है अमेरिकी मीडिया कि CC1 भारतीय दूतावास में काम करता था, रॉ का अधिकारी था जिसने पूर्व में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF में भी काम किया। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर में CC1 का नाम विक्रम यादव बताया गया। खबरों के मुताबिक विक्रम यादव फिलहाल भारत में है। अगला किरदार लॉरेंस बिश्नोई, गैंगस्टर। उस पर सिंगर सिद्धू मूसेवाला, सुक्खा दुनके और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का इल्जाम है। अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाने का भी इल्जाम है। वो फिलहाल अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है। इस पूरे विवाद में अगले किरदार हैं संजय कुमार वर्मा। 28 जुलाई 1965 को बिहार में जन्मे संजय। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। IIT दिल्ली से फिजिक्स में PG किया। MSc 1988 में भारतीय विदेश सेवा के लिए चुने गए। राजनयिक सेवा मानने के बाद हांगकांग, चीन में भारतीय उच्चायोग में तैनाती मिली। फिर वियतनाम, तुर्की, सूडान, जापान के दूतावास में रहे। सितंबर 2022 में कनाडा में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए। निज्जर मर्डर केस और अन्य मामलों में कनाडा ने उन्हें ही पर्सन ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। ये किरदार हो गए। अब रुक करते हैं एक्सपर्ट्स का। हमने इस पूरे मामले में अधिकारियों पर उठ रहे इल्जामों के बारे में डिफेंस और इंटेलिजेंस एक्सपर्ट से बात की। सुनते हैं उनकी बात। देखिए, ये अब इंटरनली इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप एज पर्सन्स कास्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेन इशू ये है कि आप एक सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज अपने ग्राउंड पर अलाउ कर रहे हैं। एक स्टेट एक्टर एक नॉन स्टेट एक्टर के साथ मिलके एक एक्सटर्नल एक्टर के सॉवरेनिटी पे चोट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा अहम होना चाहिए। और ऐसा उन्होंने तो G7 और वगैरह वगैरह कह दिया। भारत को मेरे ख्याल में इसको यूनाइटेड नेशंस को ले जाना चाहिए और बायलैटरली, ऑफ कोर्स पहला प्रेफरेंस होना चाहिए कि बायलैटरली बात करके कनाडा से इसकी एक रेजोल्यूशन निकाले। अगर बात नहीं बनती है तो एक PR की जाए जो कनाडा के इंटरनल कंस्ट्रेंट्स और इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन को उजागर करे, पूरे दुनिया के सामने रख। अगर आपकी भारत कनाडा संबंधों के बारे में और दिलचस्पी है तो हमारा डेली ग्लोबल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी जरूर देखिए, जिसमें विस्तार से इसी विषय पर बात की गई है और विद्वानों का रुख भी जाना गया है। अब जानते हैं सुर्खियां आज की। पहली सुर्खी पाकिस्तान से। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में कहते हैं SCO, की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। 9 साल में भारत के किसी भी विदेश मंत्री का ये पहला पाकिस्तानी दौरा है। आखिरी बार दिसंबर 2015 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान गई थी। अगस्त 2016 में आखिरी बार किसी भारतीय मंत्री ने पाकिस्तान में आयोजित बहुपक्षीय मीटिंग में हिस्सा लिया था। तब गृह मंत्री रहे राजनाथ सिंह। सार्क देशों यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के गृह मंत्रियों की बैठक के लिए इस्लामाबाद गए थे। 15 और 16 अक्टूबर को ये मीटिंग होनी। 15 अक्टूबर का कार्यक्रम क्या है? अलग अलग देशों से आए प्रतिनिधि शाम को 7 बजे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिलेंगे, एक इनफॉर्मल डिनर। इसके बाद मीटिंगों का दौर 16 अक्टूबर को चलेगा। ये मीटिंग SCO सदस्यों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच होनी है। इस तरह की मीटिंग में आमतौर पर किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हिस्सा लेते हैं। अगस्त महीने में पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को SCO मीटिंग के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन इस मीटिंग में PM के बदले हमारे विदेश मंत्री को भेजा गया है। इस मीटिंग के ब्यौरे क्या रहे, क्या रोजनामचा है, सुनते हैं इस इवेंट पर नजर बनाए पत्रकारों से। इंतजामात यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं। सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे काफी वार्निंग्स, काफी थ्रेट्स थे कि PTI यहाँ पे प्रोटेस्ट करने वाले हैं। जो रेड जोन का इलाका है जहाँ पे सारे डिप्लोमेटिक ऑनक्लेव है और पार्लियामेंट और सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, ये इस इलाके के अंदर आके PTI यानी कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स प्रोटेस्ट करने वाले थे। उनका मसला ये था कि इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब बातचीत के थ्रू उस मसले को हल कर दिया गया और कहा कि SCO के बाद मुलाकातें जो करनी है वो कर सकते हैं। इसी वजह से प्रोटेस्ट नहीं नजर आए हैं, लेकिन 3 दिन का यहाँ पे हॉलिडे जरूर दे दिया है, छुट्टी दे दिया है। ऑफिसेस, स्कूल्स, बिजनेस सब बंद है इस्लामाबाद में। हमने कुछ रिपोर्ट्स भी भेजी थी, दिखाया कैसे
सड़कें खाली हैं, हर जगह सिक्योरिटी तैनात है और बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है ताकि कोई भी ऐसा मसला ना हो जिससे पाकिस्तान एम्बैरस हो जाए। काफी अरसे बाद आप पाकिस्तान में एक इतना बड़ा मल्टीलैटरल इवेंट देखने। अगली सुर्खी उत्तर प्रदेश के बहराइच से। यहाँ मूर्ति विसर्जन के दौरान 13 अक्टूबर को जो हिंसा शुरू हुई वो 15 अक्टूबर को भी जारी है। अलग अलग हिस्सों से आगजनी और छिटपुट हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। उपद्रवियों ने नकवा गांव में देर रात धार्मिक स्थल तोड़ा, आग लगाने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने स्थिति को काबू में किया। वहीं 13 अक्टूबर को गोली लगने से मृत राम गोपाल मिश्र का परिवार आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें उचित कार्रवाई और मदद का भरोसा दिया। सुनिए राम गोपाल मिश्र के परिजनों को जो मीडिया से मुखातिब हुए। और मैं अपना तकलीफ कहाँ बताऊँ उनसे, नहीं कहा कि हमारे लड़का कहाँ मारा गया, तड़पाए गोली से मारा गया है, समझो। तो उनके सजा दी जाए, उनके जिंदगी में हमारा परिवार नष्ट किया है तो किन की सजा देंगे। ललन टॉप के साथ ही पत्रकार विकास वर्मा भी इस समय बहराइच में मौजूद हैं। उनसे ताज़ा हालात के बारे में जानते हैं। देखिए, बहराइच जिले की मेहसी तहसील में 13 अक्टूबर की शाम को जो सांप्रदायिक तनाव शुरू हुआ और अगले दिन आगजनी की घटनाएं तमाम गांव में हुई थी। उसके बाद 15 अक्टूबर को चूंकि 14 की शाम के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और 15 तारीख को कोई भी ऐसी घटना की सूचना किसी भी गांव से सामने नहीं आई। तो पुलिस ने 26 लोगों को अरेस्ट किया है और उनको जेल भेज दिया है। ये 26 वो लोग हैं जिन पर आरोप है कि उन्होंने 13 अक्टूबर की शाम को जो जुलूस निकल रहा था, प्रतिमा निकल जा रही थी विसर्जन के लिए, उस पर पथराव किया है, जो लोग महाराजगंज के हैं। अब बात आती है कि जो 14 अक्टूबर को हिंसा हुई थी उसमें जो लोग शामिल थे उन पर क्या एक्शन लिया गया है। तो फिलहाल पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन किया है। बहराइच पुलिस ने अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस बारे में जारी नहीं किया है, लेकिन बहराइच पुलिस ने ये ज़रूर कहा है कि कुछ लोगों को डिटेन किया है और सर्चिंग की जा रही है। हिंसा में आगजनी की घटना में जो भी लोग शामिल हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अगली सुर्खी एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस से जुड़ी है। इसमें मुंबई क्राइम ब्रांच ने यूपी के बहराइच से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पहला हरीश कुमार, वो अन्य पकड़े गए शूटर धर्मराज कश्यप का चचेरा भाई है। हरीश पुणे में कबाड़ की दुकान चलाता है। आज तक के दीपेश की रिपोर्ट के मुताबिक बाबा सिद्दीकी केस के शूटर धर्मराज कश्यप और शिव प्रसाद हरीश की दुकान पर काम करते थे। हरीश सिद्दीकी की हत्या की प्लानिंग में पूरी तरह से शामिल था। उसी ने मर्डर से पहले शिव प्रसाद धर्मराज को नया मोबाइल दिलाया, जिसके जरिए वो दोनों को हर ज़रूरी जानकारी देता था। हरीश ने ही शूटरों को मुंबई के कोडला में किराए का घर दिलाया। गिरफ्तार दूसरे शख्स का नाम अनुराग कश्यप है। अनुराग धर्मराज का सगा भाई है। मुंबई क्राइम ब्रांच इससे पहले मर्डर वाले दिन यानी 12 अक्टूबर को गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप को गिरफ्तार कर चुकी। आरोप है कि इन दोनों ने शिव प्रसाद साथ मिलकर बाबा सिद्दीकी को गोली मारी। घटना के अगले दिन 13 अक्टूबर की सुबह तकरीबन 4 बजे मुंबई पुलिस की टीम ने प्रवीण लोनकर को भी गिरफ्तार किया। प्रवीण लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खास शुभम लोनकर का भाई है। शुभम लोनकर की सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ही लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जिम्मेदारी ली। मुंबई पुलिस के मुताबिक प्रवीण और शुभम ने शूटर्स को बंदूकें मुहैया कराई। इस केस में शुभम लोनकर और जीशान की तलाश अभी चल रही है। पुलिस का कहना है कि जीशान भी साजिश में शामिल था। ये पंजाब के नकोदर से निकला अपराधी है। अगली सुर्खी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग को लेकर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 पर इसमें चर्चा चल रही है और इस चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में हुई जमकर बहस। इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं साथी पत्रकार। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो है उसको लेकर आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक चल रही थी। पहले दिन यानी कि जो कल का दिन था, सोमवार का दिन 14 अक्टूबर को, इस दिन भी मीटिंग में बहस हुई जब कर्नाटक से आने वाले एक नेता ने, भाजपा के एक नेता ने इस कमेटी में शामिल हैं, उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ टिप्पणी की थी। तो कांग्रेस के सांसदों ने वॉकआउट किया। अब आज जब दूसरा दिन था इस मीटिंग का 15 अक्टूबर को, तो इस मीटिंग में बहस हुई फिर से। एक तरफ थे सत्ता पक्ष के एमपी और एक तरफ से विपक्ष के एमपी। सत्ता पक्ष के एमपीओं में जो हिमांशु मिश्रा इंडिया के रिपोर्टर हैं, उनकी खबर के मुताबिक निशिकांत दुबे, दिलीप सैकिया और अभिजीत गांगुली थे और सामने से थे तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी और कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई। इन दोनों में बहस शुरू हुई। कहा गया जो विपक्षी सांसद हैं उनकी ओर से कि सत्ता पक्ष के सांसदों ने गलत भाषा का इस्तेमाल किया और अपमानजनक तरीके से बात किया, इसलिए वो वहाँ से वॉकआउट कर दे, पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग से वॉकआउट कर गए।
वहीं उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया जगदम्बिका पाल पे, जो इस पूरी कमेटी के चेयरपर्सन हैं, कि वो कानूनों के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस पर सत्ता पक्ष का भी एक जवाब है। निशिकांत दुबे समेत तमाम नेताओं का कहना है जो इस कमेटी में शामिल हैं, उनका कहना है कि विपक्षी सांसद जो थे वो चेयरपर्सन को, इस पूरी कमेटी के चेयरपर्सन को अब्यूज़ कर रहे थे, यानी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। और इसको लेकर काफ़ी बहस हुई आज पार्लियामेंट्री मीटिंग में, कमेटी की मीटिंग में, और जो विपक्षी सांसद थे वो इस पूरी मीटिंग से वॉकआउट कर गए। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।